Hello student, I am Ankit Pandey. I'm a PGT Physics. Today I am going to discuss about the hysteresis. What is hysteresis? ये hysteresis होता क्या है? ठीक है, तो ये हमने जो चैप्टर स्टडी किया है अभी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हैं. आपने अगर नहीं देखा हो वीडियो आप चेकआउट करो मैग्नेटिज्म में. ठीक है, तो मैग्नेटिज्म में एक टॉपिक आता है हिस्टेरेसिस. हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि अभी आपके सिलेबस में सीबीएसई बोर्ड में ना हो, ठीक है, लेकिन इसका काम है हमारे सिलेबस में. कैसे काम है? जैसे आप ट्रांसफार्मर पढ़ोगे तो ट्रांसफार्मर में आपसे बोला जाएगा कि जो कोर्स होती हैं, कोर्स में लॉसेस होते हैं. वो लॉसेस कौन से हैं? तो उसमें से एक लॉस होता है ट्रांसफार्मर में, वो होता है हिस्टेरेसिस लॉस. लेकिन अगर मैं आपको जनरली ट्रांसफार्मर पढ़ाऊँगा और मैं वहाँ बोल दूँ ट्रांसफार्मर में एक लॉस है हिस्टेरेसिस लॉस, तो आपको बस आप याद कर लोगे लेकिन आपको समझ नहीं आएगा वो क्या होता है. लेकिन अगर आपको यहाँ अगर आप हिस्टेरेसिस लॉस अच्छे से, अगर हिस्टेरेसिस के बारे में अच्छे से पढ़ लो तो मैं डेफिनेटली आपसे श्योर लेके आ रहा हूँ कि आप आज समझ जाओगे कि क्या वजह है ट्रांसफार्मर में हीट के लॉस की. एक लॉस ये भी है. वो लॉस क्यों होता है? हमने ये पढ़ा हुआ है भाई, हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ा हुआ है, फेरो के बारे में पढ़ा हुआ है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. भाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में क्या पढ़ा हम लोगों ने? ऐसा मटेरियल जिसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है. सब समझ में आता है आप लोगों को? अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, किसी फेरो को मैग्नेटाइज करे, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं और उसको हम H से दिखाते हैं. तो H इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड. मतलब ये वाला फील्ड क्या करेगा? ये इंटेंसिटी है किसी बाहर के फील्ड की जो हमारा इस मटेरियल को, जो मटेरियल है लोहा है, आयरन, जिसे सॉफ्ट आयरन बोलते हैं, ठीक है, तो वो उसको मैग्नेटाइज करेगा. ठीक है, अब कोई मटेरियल अगर मैग्नेटाइज हो जाता है तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम बोलते हैं बी. उससे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा बी, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन, है ना. तो ये मैग्नेटाइज होने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय मटेरियल. ठीक है, H हमें कहाँ से मिलेगा? तो हम सिंपली, हमें जो H मिलेगा वो हमें सोलेनॉइड से मिल जाएगा. अब सोलेनॉइड से हम कैसे मैग्नेटाइज करेंगे किसी मटेरियल को? तो सिंपल सी बात है, अगर ये लोहे की रॉड है और इसके ऊपर हम एक सोलेनॉइड लपेट दें हम ऐसे, और ये हमने एक करंट का सोर्स दे दिया, वेरिएबल करंट है, हम करंट को बढ़ाते जाएंगे या बढ़ाएंगे या घटाएंगे, जो भी करेंगे. इससे क्या होगा? ये जो सोलेनॉइड है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जाएगा. कितना मैग्नेटिक फील्ड जाएगा? H बराबर Ni. ये आपने पढ़ा हुआ है. जितना ज़्यादा करंट दोगे इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की, वो इस मटेरियल को उतना ज़्यादा मैग्नेटाइज करेगा. अब हमने क्या किया, अलग अलग H पर हमने अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन देखा. मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, क्योंकि ये इंडक्शन के प्रोसेस से इसका जो इसमें जो हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है मटेरियल के अंदर, उसमें हमने ये नहीं किया कि हमने अपने हाथों से पकड़ के मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया. ऐसे नहीं किया हमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया और इसके अंदर जितने भी डोमेन्स थे, डाइपोल्स थे, वो अलाइन हो गए मैग्नेटिक फील्ड के, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गए, जिसकी वजह से आपने पढ़ा हुआ है ये सब. अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो मेरे वीडियोस चेक कीजिए. ये जितने भी ये डोमेन्स होते हैं, इसके अंदर किसी फेरो के अंदर डोमेन्स होते हैं, ये डोमेन्स क्लोज पाथ बना रखा है इन लोगों ने. अब जैसे ही हम बाहर का मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो ये डोमेन्स कैसे हो जाएंगे? ऐसे हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे. तो इनसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगा और फिर वापस, मतलब यहाँ से नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा, ये साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, और ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है ऑलरेडी, ये खुद एक मैग्नेट बन जाएगा. लेकिन हमने देखा है कि अगर हम कुछ मटेरियल ऐसे हैं जैसे आयरन, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जैसे स्टील, हम आयरन को अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं
तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, और जैसे ही मैग्नेटाइजिंग फील्ड ख़त्म करते हैं तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है, दोनों। अब स्टील की बात सुनते हैं। स्टील भी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन आयरन जो सॉफ्ट आयरन होता है वो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन स्टील की बात करें तो वो हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। आखिर ऐसा क्या होता है स्टील और आयरन में? तो आयरन की एक बात तो आपको समझ में आया कि अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड H को ख़त्म कर दें तो हमारा B भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन स्टील को देखो, अगर हम H बढ़ा दें तो B भी बढ़ेगा, लेकिन हम H को ख़त्म कर दें तो B उसमें रिटेन रह जाता है, B उसमें रह जाता है, वो B ख़त्म नहीं होता H के ख़त्म होने के साथ। तो ये प्रॉपर्टी है एक हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की और एक सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। इस चीज़ को हमें समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा हिस्टैरिसीस के बारे में। ये हिस्टैरिसीस क्या होता है, इसी चीज़ को समझ को, हिस्टैरिसीस की समझ को लेकर के ही हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम बनाते हैं। किसके लिए? एक परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं हम लोग। परमानेंट मैग्नेट बनाना है हम लोगों को, तो परमानेंट मैग्नेट ऐसे होते हैं जिसको हमें बाहर से मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं देना है, उसके मतलब हमें उसे मैग्नेटाइज कर दिया एक बार तो वो परमानेंट मैग्नेट बन गया। अब उसे हम बार बार मैग्नेटाइज नहीं करना है, वो एक बार परमानेंटली उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया। लेकिन हम आयरन की देखें तो उसको हम अगर मैग्नेटिक फील्ड दें तो जब तक हम मैग्नेटिक फील्ड देंगे उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन रहेगा, वरना ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि हिस्टैरिसीस का यहाँ क्या रोल है। तो पहले हम समझते हैं आज हिस्टैरिसीस के बारे में। ये हिस्टैरिसीस क्या होता है? हिस्टैरिसीस, तो देखो हमने क्या किया, यहाँ से करंट देना स्टार्ट किया, यहाँ से हमने करंट देना स्टार्ट किया। करंट को कैसे देंगे हम लोग? ये एक रेगुलेटर है समझो, ये जो हम ईएमएफ देंगे यहाँ से, ईएमएफ वेरिएबल है, ईएमएफ को बढ़ाना स्टार्ट किया तो करंट बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी इसके अंदर। जब करंट बढ़ेगी तो H बढ़ेगा। अब H बढ़ेगा तो H बढ़ेगा तो इसके अंदर जितने भी डाइपोल्स थे या डोमेन्स थे वो सीधे होने लगेंगे, तो जिसकी वजह से B की वैल्यू भी आने लगेगी। तो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया किसके? B वर्सेस H, ठीक, या H वर्सेस B के बीच में, H और B के बीच में ग्राफ बनाया। अभी क्या देखा? अभी शुरू में हमने इस मटेरियल को, ये हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है फेरो। हमने क्या किया बेटा, इस मटेरियल को अभी तो हमने कॉइल में रखा था, कोई करंट नहीं थी, करंट शुरू में जीरो थी, करंट जीरो तो यानी H जीरो, तो हमारा B भी ज़ीरो था उस टाइम पर। हमने अभी कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं किया था, तो ये ज़ीरो ज़ीरो यहाँ पे है, H भी ज़ीरो, B भी ज़ीरो। ठीक, अब उसके बाद हमने H बढ़ाना स्टार्ट किया तो क्या देखा, हमारा B भी बढ़ने लगा, H के साथ B भी इंक्रीज़ होने लगा, और फाइनली कंडीशन ऐसी बन गई कि अब हमारे जो भाई B किसकी वजह से बनता है? इन डोमेन्स की खुलने की वजह से। अभी डोमेन हमारा ऐसा है और हमारा अप्लाइड H ऐसा है, तो अभी हमारा डोमेन पूरी तरह, जितने भी डाइपोल्स थे वो H की डायरेक्शन पे नहीं आए, तो अभी एक कंपोनेंट गया हुआ है H की डायरेक्शन पर, तो पूरा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना। हमने H को बढ़ाया, ये डोमेन हमारे और सीधे हो गए। हमने H को बढ़ाया, अब डोमेन्स पूरी तरह सीधे हो गए। जितने ज़्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होगा, B उतना ज़्यादा होगा। लेकिन एक समय के बाद, यानी एक मैक्सिमम करंट के बाद एक मैक्सिमम H मैक्स आएगा, एक I के बाद, एक पर्टिकुलर I के बाद हमने क्या देखा, यानी हमारा मैक्सिमम H हो गया, यानी हमारी इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हो गई कि उसके बाद हमारा ये जो B है, B हमारा कांस्टेंट हो गया। अब उसने बढ़ना बंद कर दिया, अब B आगे नहीं जा रहा है, मतलब B अब ऊपर नहीं बढ़ रहा है। अब H बढ़ाते जाओ, लेकिन B की वैल्यू अब और ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ हो रही है, वो यहाँ पे कांस्टेंट हो गई। इसको बोलते हैं हम सैचुरेशन, यानी B हो गया सैचुरेट। जब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है, लेकिन एक टाइम के बाद, एक वैल्यू के बाद उसकी वैल्यू बढ़ाने पर, एक को बढ़ाने पर दूसरी नहीं बढ़ती, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेट हो जाना। वो सैचुरेशन की कंडीशन आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो B है वो सैचुरेट हो गया। अब सैचुरेट होने के बाद हमने कहा अब तो फ़ायदा नहीं है कुछ, अब हम क्या करते हैं, अब हम H को ज़ीरो करते हैं, H को ज़ीरो करते हैं।
तो H को ज़ीरो किया तो ये O है, इसको मान लो A। H को ज़ीरो करना मतलब H को हम रिड्यूस कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं वापस। जब H को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो क्या हो रहा, क्या देखा हमने कि जो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसके लिए मैंने एक ग्राफ बनाया है। अब मैं H को रिड्यूस कर रहा हूँ तो क्या देख रहा हूँ, ये उस रास्ते से गया, तो इस रास्ते से था, O से A गया, लेकिन आया उस रास्ते से नहीं, ये आया दूसरे रास्ते से। ये हमारा, मैं मान लेता हूँ उसको C पॉइंट। H को ज़ीरो कर दिया, लेकिन ये इतना मैग्नेटिक बचा रह गया। बचे हुए मैग्नेटिक फील्ड को हम रेसिड्यूल बोलेंगे। रेसिड्यूल हो गया, रेसिड्यूल मतलब रिटेन रह गया, रिटेन मैग्नेटिक फील्ड। इतना मैग्नेटिक फील्ड इसमें रिटेन रह गया। जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें मटेरियल में, इस मटेरियल में रिटेन रह गया आफ्टर मेकिंग H ज़ीरो, H को ज़ीरो करने के बाद भी मैग्नेटिक फील्ड रिटेन रह गया, तो हम उस मटेरियल की, उसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। दैट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। तो दिस इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। यहाँ पे ये रिटेंटिविटी हो गया, रिटेंटिविटी। यानी यहाँ पे क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड रिटेन रह गया। रिटेंटिविटी कब होगी, रिटेंटिविटी कब होगी, रिटेंटिविटी जब होगी जब आप H ज़ीरो कर दोगे एंड आफ्टर मेकिंग H इज इक्वल टू ज़ीरो द B मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, B विल रिटेन इन फेरो मटेरियल, B विल रिटेन, है ना। दिस इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। यही क्या कहलाएगा, रिटेंटिविटी। या इसको हम बोलेंगे रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे हम, रिटेंटिविटी क्या बोलेंगे हम, रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड, रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, रेसिड्यूल, ये SI है, ठीक है, RESIDUL, रेसिड्यूल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हमने कहा कि ठीक है, इसके अंदर हमने H ज़ीरो कर दिया। H ज़ीरो करने के बाद हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड कुछ बना रह गया। अब हमने क्या किया, ये कैसे रह गया, ये कैसे रह गया होगा, हमने H ज़ीरो करने के बाद ये कैसे रह गया होगा उसके अंदर। तो आंसर ये है, ऐसा समझो, ये मान लो ये डाइपोल है, ठीक है, इसको मैंने बाहर का मैग्नेटिक फील्ड दिया तो ये सीधा हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड दिया, H और दिया हमने, और सीधा हो गया, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दिया, पूरा सीधा हो गया। शुरू में क्या था, शुरू में ऐसा था, बाद में एक स्ट्रॉन्ग H मैक्स के बाद ये ऐसा हो गया। अब मैंने H को कम करने लगा तो ये भी कम हो रहा है, B भी कम हो रहा है। ये H को कम करने से B की वैल्यू भी कम हो रही है। ये कम कैसे हो रही है, ये ग्राफ पहले इतना था, अब ये कम हो रहा है, यहाँ पे आके रुक गया। H ज़ीरो कर दिया मैंने, ख़त्म कर दिया, लेकिन ये अब पहले ऐसा था, लेकिन H ज़ीरो करने के बाद ये रिटेन रह गया। ये अपनी जो उसकी शुरुआत में इनिशियल पोजीशन थी, अब वो वहाँ नहीं रह गया, अब ये यहाँ पे रिटेन रह गया। तो जिसकी वजह से एक कंपोनेंट जाएगा सामने की तरफ, सामने की तरफ मतलब थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तो हम उस रिटेंटिविटी की वजह से ही हमारा मटेरियल थोड़ा सा मैग्नेटाइज रहता है, वो मैग्नेटाइज रहता है। ठीक है, अच्छा आप इस बात को समझ रहे होंगे, रिटेंटिविटी मतलब रिटेन रहना मैग्नेटिक फील्ड, यही प्रॉपर्टी किसी मटेरियल को परमानेंट मैग्नेट बनाने में हेल्प करती है। किसी मटेरियल में ये वाली प्रॉपर्टी, मतलब मैंने बाहर का मैग्नेटाइजिंग फील्ड दिया, हटा दिया, और मटेरियल, एक मटेरियल बाहर का मैग्नेटिक हटाने के बाद एक मटेरियल ऐसा रहता है, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दिया। किसी में डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड जीरो करने के बाद इतना तिरछा होता है, किसी में डाइपोल इतना तिरछा होता है, किसी में डाइपोल इतना तिरछा होता है। जिसमें जितना ज़्यादा लौट के वापस आएगा अपनी इनिशियल पोजीशन पे, उसकी रिटेंटिविटी उतनी कम होती है। एक मटेरियल ऐसा है जिसकी रिटेंटिविटी यहाँ तक है, मतलब उसमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड रिटेन रह गया, जैसे स्टील में डाइपोल अपने जो उसको हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड दिया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड ख़त्म करने के बाद वो उसी पोजीशन पे रह जाता है।
थोड़ा सा अपनी एंगल चेंच करता है, उसमें रिटेंटिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन आयरन में रिटेंटिविटी बहुत कम होती है। तो आयरन में अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो आयरन का ग्राफ कैसा बनेगा, इसी में अगर बनाना चाहूँ तो ये ग्राफ बहुत कम बनेगा यहाँ तक। तो मैं बोलूँ आयरन में इतना सा, इतनी सी रिटेंटिविटी रहती है थोड़ी सी, और स्टील में इतनी ज़्यादा रहती है। ठीक है, क्या आप समझ रहे हो? ओके, चलो अब हम क्या करते हैं, हम इसको ख़त्म करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म कैसे करेंगे, ये वाला डाइपोल अपनी जगह रिटेन रह गया मटेरियल के अंदर, हमने अब उल्टा मैग्नेटाइजिंग फील्ड देने लगे। अब जब उल्टा मैग्नेटाइजिंग फील्ड देंगे तो ये टॉर्क करेगा, फिर से घूमेगा, इसको मरोड़ देना, इसको घुमा देना, कोर्स कर देना, दिस इज कॉल्ड कोअर्सिविटी, दिस इज कॉल्ड कोअर्सिविटी। अब इसको घुमा देना, मरोड़ देना, ऐसे रोटेट कर देना। ठीक है, इसको घुमा करके इस तरफ ले आना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की तरफ। ठीक, तो ये पहले हम इसको, इसके अंदर का मटेरियल जितना मैग्नेटाइज था उसका मैग्नेटिक फील्ड अगर हम उल्टा एच देंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा 0। पहले 0 हो गया एक नेगेटिव एच पर, एक माइनस एच पर, एक माइनस एच पर हमारा जो B है वो हो गया 0, यहाँ पे B हो गया 0, मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया 0। पर्टिकुलर माइनस एच पर जो माइनस एच है B बिकम 0। ठीक है, तो कितना माइनस एच लगाया, कितना माइनस एच लगाया, उस चीज़ को हम बोले कोअर्सिविटी। मतलब कितनी कोअर्सिविटी है, ये ACD मान लो, इस पॉइंट को D, ये है D पॉइंट। तो ये जो BD, ये जो OD होगा, OD ये कहलाएगा कोअर्सिविटी। दिस इज कॉल्ड कोअर्सिविटी। कोअर्सिविटी में क्या करना पड़ता है हमें, वी हैव टू गिव नेगेटिव एच, उल्टा हमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड देना पड़ता है, हमें एक उल्टा मैग्नेटाइजिंग फील्ड देना पड़ता है। उल्टा मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैसे देंगे हम लोग, बैटरी को उल्टा करके, तब हमारी करंट ऐसे जाएगी और ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इस बार उल्टा हो जाएगा। तो जितने भी डोमेन्स थे इस तरफ वो उल्टे घूम जाएंगे पीछे की तरफ। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, पीछे की तरफ अब करंट को और बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, मतलब हम नेगेटिव एच को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो क्या देखा हमने, ये अब ऐसे जाने लगा। ठीक है, हमारा मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है फिर से, और किस तरफ मैग्नेटाइज हो रहा है, पीछे की तरफ मैग्नेटाइज हो रहा है, और एक टाइम पे आकर के उसका मैग्नेटाइजेशन ख़त्म हो गया। अब कितना भी एच बढ़ा दो आप, नहीं बढ़ेगा, तो फिर से वही सैचुरेशन की कंडीशन आ गई, ये सैचुरेट हो गया, B सैचुरेटेड, यहाँ पे सैचुरेशन आ गया इस जगह पर। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं मान लेता हूँ E, मान लेता हूँ E पॉइंट, ये हमारा E पॉइंट हो गया है ना। तो ये वाला पाथ गया हमारा। अब इस बार जब हम नेगेटिव में H लेके आ रहे हैं तो ये जो हमारा पॉइंट है ये माइनस का H मैक्स है, इस माइनस के H मैक्स पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। अब फिर वापस हम इसको फिर से रिड्यूस करेंगे, वापस 0 की तरफ जाएंगे हम लोग। जब वापस जाएंगे तो ये अलग ही रास्ते को फॉलो करेगा, और हमारा एक H0 करने के बाद, हमारा H0 करने के बाद फिर से मैग्नेटिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन पे रिटेन रह जाएगा। दिस इज अगेन रिटेन, इसको मैं F बोल देता हूँ, F। तो यहाँ पर ये OF फिर से रिटेन हो गया। एक तो हमारा OC था, OC एंड OF आर रिटेन मैग्नेटिक फील्ड, या रिटेन B या रिटेन मैग्नेटिक फील्ड, रिटेन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, OC एंड OF, तो इसे हम मटेरियल की बोलेंगे रिटेंटिविटी। दिस इज रिटेंटिविटी, यही क्या कहलाएगी, रिटेंटिविटी। तो रिटेंटिविटी क्या हुई, OC एंड OF। ठीक है बेटा, अब हमने क्या किया, H को फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो इसने OA का रास्ता नहीं फॉलो किया, इसने रास्ता अलग ही फॉलो किया, और फाइनली ये उसी रास्ते पे वापस मिल गई। ठीक है, ये इस तरीके से है ना। तो ये ऐसे गई, अब फिर ये ऐसे गई, हमने H को बढ़ाते गए, ये मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता जा रहा है, और फाइनली इसकी सैचुरेशन की कंडीशन नहीं चेंज हुई।
सैचुरेशन वही रहेगी, जितने पॉइंट पर मैक्सिमम एक्टिव फील्ड बनता है इसका सैचुरेशन का उतना ही रहेगा, उससे कम ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको हिस्टैरिसीस पता लग गया होगा। अच्छा, ये जो लूप है, लूप कौन सा है? ए सी डी ई एफ, और इसको मैं क्या बोल दूँ, जी बोल देता हूँ, एफ जी और ए। ये जो लूप कहलाया, दिस लूप इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लूप। हिस्टैरिसीस लूप, दिस लूप इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लूप। ये लूप जो कहलाएगा हिस्टैरिसीस लूप कहलाएगा। ठीक है, और ये जो यहाँ पे ये वापस, अब क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड तो इधर की तरफ बन गया था, अब उसको वापस घुमाया हमने, जब हमने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उल्टा करने लगे तो ये फिर वापस घूमेगा, तो इसको हमने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दिया, तो इतना रिटेन रह गया। अब हम उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं तो ये फिर से जीरो हो गया मैग्नेटिक फील्ड, है ना, यानी हमने कोर्स किया फिर से ओजी। तो कोर्सिविटी यहाँ पे कहलाएगी, एक तो ओडी है एंड ओजी। तो ओजी एंड ओडी की डायरेक्शन उल्टी है, ओडी में डायरेक्शन इस तरफ है, तो ओजी में डायरेक्शन किस तरफ रहेगी, पीछे की तरफ। रिटेंटिविटी की बोल रहा हूँ, मतलब उसकी बोल रहा हूँ, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमें इसको बी को जीरो करने के लिए, एक बार हमें बी हमारा यहाँ इस वाले में किस तरफ था, उस तरफ था, बी हमारा उस तरफ था, हमें एच इस तरफ देना पड़ा, तभी जीरो हुआ, बी हमारा जीरो हुआ। इस वाले में बी कहाँ था, इस तरफ था, तो हमें एच उस तरफ देना पड़ा। समझते हो आप लोग, है ना। एक बात और सोचो आप, यहाँ पर ज़रा देखो, हिस्टैरिसीस का एक मतलब और बताता हूँ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिस्टैरिसीस? हिस्टैरिसीस का मतलब होता है डिलेड। हिस्टैरिसीस का मतलब होता है डिलेड। डिलेड मतलब पीछे पीछे चलना या लैगिंग बिहाइंड। हिस्टैरिसीस का मतलब होता है लैगिंग बिहाइंड, बोल सकते हो आप लोग। कौन बिहाइंड चल रहा है? तो हमने देखा कि हम एच को कम कर रहे हैं तो बी भी कम हो रहा है, लेकिन लीनियरली नहीं कम हो रहा है। एच को कम कर रहे हैं, एच को जीरो कर दिया, लेकिन बी जीरो नहीं हुआ। अब एच को हम नेगेटिव कर रहे हैं तो बी पीछे पीछे जीरो जा रहा है। एच ऑलरेडी जीरो हो चुका है, लेकिन बी अभी जीरो नहीं हुआ है। अब एच को हम नेगेटिव में लेके आ रहे हैं, बी पीछे पीछे आ रहा है। अब एच को हम यहाँ मैक्स पे ले आए, बी भी अपने सैचुरेशन में पहुँच गया। अब हम एच को कम कर रहे हैं तो बी भी अब कम हो रहा है, लेकिन एच उसको जीरो कर दिया। अब बी पीछे पीछे अभी जीरो नहीं हुआ। हम एच को आगे लेके जा रहे हैं, अब जाके जा रहा है बी जीरो की तरफ। तो हमने क्या देखा, एच जब घटता है तो बी भी घट रहा है, लेकिन एच जीरो पहले पहुंच गया, बी बाद में पहुंचा जीरो पर। तो इसको बोलते हैं हम क्या, डिले। बी बार बार डिले, पीछे पीछे चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, लैगिंग कौन है, कौन लैग कर रहा है? बी इज लैगिंग बिहाइंड या लैग बिहाइंड एच। बी इज लैग बिहाइंड एच या लैगिंग बिहाइंड एच, आप जैसा आप बोल सकते हो। ठीक है, तो बी लैग कर रहा है एच के, बी पीछे चल रहा है एच के। ठीक है, तो ये उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। एक चीज़ और है, ये जो इसके अंदर का, मैं अगर एरिया की बात करूं, एरिया अंडर द ग्राफ या एरिया अंडर द लूप, एरिया अंडर द लूप, अगर एरिया अंडर द लूप की बात करता हूँ, देखो बच्चे, इसका ऐसा कोई पर्टिकुलर बहुत अच्छा नोट्स नहीं बनता, इस समझने के लिए है। अगर आप समझ जाते हो तो डेफिनेटली आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप इससे पूछने वाले रीजनिंग क्वेश्चन आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, एरिया अंडर द लूप, अगर एरिया अंडर द लूप, एरिया कैसे निकालते हैं, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, बी इंटू एच से। ठीक है, एरिया जो निकालेंगे हम बी इंटू एच से। तो एरिया जो होता है, एरिया बराबर होता है बेस इंटू हाइट, मतलब बी इंटू एच, या ये बेस एच इंटू बी। ठीक है, आपको ग्राफ के अंदर एरिया निकालना आता है। अब एच जो बराबर होता है, एच बराबर होता है म्यू इंटू डी, ये सॉरी बी इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू एच, या म्यू बराबर हो गया बी अपॉन एच। तो यहाँ रख देता हूँ बी, एच बराबर हो गया बी अपॉन म्यू,
H बराबर हो गया B अपॉन म्यू, जिसे बोलते हैं B स्क्वायर अपॉन म्यू एरिया। ठीक है, अगर हम इसका डायमेंशन निकालें तो वो डायमेंशन निकलेगी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की। जो डायमेंशन निकलेगी वो क्या देगी आपको, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यानी आपने इस लूप के अंदर का, हिस्टैरिसीस लूप के अंदर अगर आपने एरिया निकाला तो आपको वहाँ पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मिलेगा। अब कौन सी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इसको बोलेंगे हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डेसिपिएशन। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डेसिपिएशन मीन्स ये जो एनर्जी है, यानी ये जो ग्राफ मिला है इसके अंदर का जो एरिया है वो आपको पता है, आपको इस डाइपोल को घुमाने से मिला है। ठीक है, आप डाइपोल को घुमाओगे तो डेफिनेटली डोमेन्स को, मतलब डाइपोल्स को, जितने भी डाइपोल्स को आप घुमाओगे तो आप पूरे वॉल्यूम के अंदर, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर आप जो हमने देखा, क्या हमने मटेरियल का एक मटेरियल लिया, ये मटेरियल मान लो, ये मटेरियल है मेरे पास, एक मटेरियल है मेरे पास, ये मान लो ये फ़ोन है, ये फ़ोन क्या इसका मटेरियल मान लेते हैं हम। ठीक है, अब इस मटेरियल को मैंने मैग्नेटाइज़ किया। ठीक है, इसके डाइपोल सब सीधे हो गए। ठीक है, अब इसको मैंने डीमैग्नेटाइज़ किया, फिर मैग्नेटाइज़ किया, फिर डीमैग्नेटाइज़ किया, तो क्या देखा, ये मटेरियल मेरा गर्म हो गया। अब गर्म कैसे हो गया ये, है ना, तो गर्म किस वजह से हुआ, इस एरिया की वजह से। ये एरिया क्या दे रहा है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डेसिपेट कर रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम से एनर्जी डेसिपेट हो रहा है। किस फॉर्म में हो रहा है, इन ए फॉर्म ऑफ हीट। हीट के फॉर्म में एनर्जी बाहर निकलती है। अगर यानी आप किसी मटेरियल को बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करोगे तो मटेरियल हीट के फॉर्म में अपनी एनर्जी को बाहर निकालना स्टार्ट कर देगा। तो कोर्सिविटी में और रिटेंटिविटी में क्या होता है, एनर्जी का लगातार डिसिपेशन होता है। तो आप किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करोगे तो उससे एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर निकलेगी। ठीक है बेटा, तो अब आपको इस ग्राफ से पता लग जाएगा कि कौन सा मटेरियल कितना ज़्यादा एनर्जी बाहर निकालेगा। अगर एरिया जितना ज़्यादा होगा तो उससे एनर्जी डिसिपेशन उतना ज़्यादा होगा। अब जैसे मैंने बोला कि ये ग्राफ है, एक ग्राफ ये रहा, एक ग्राफ ये है, ठीक है, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये रहा। दोनों ग्राफ में, दोनों में एरिया का अंतर देखो, इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इसमें हीट का डेसिपेशन ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा गर्म होगा, ये कम गर्म होगा। तो मैंने बोला इसमें बताओ सॉफ्ट आयरन कौन है और स्टील कौन है, तो डेफिनेटली ये स्टील होगा, ये होगा सॉफ्ट आयरन, क्योंकि सॉफ्ट आयरन में रिटेंटिविटी कम होती है तो कोर्सिविटी भी कम होगी। तो अगर हमें ट्रांसफार्मर की कोर तैयार करनी है तो ट्रांसफार्मर की कोर तैयार करने के लिए हमें ऐसा मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा जिसमें एनर्जी का डिसिपेशन कम से कम हो, मतलब हीट कम से कम हो, ट्रांसफार्मर कम से कम गर्म हो, वरना कॉइल जल जाएगी। तो ट्रांसफार्मर कम से कम हो, क्योंकि ट्रांसफार्मर किस फिनोमेना पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, उसमें मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होता है। बार बार जो मेटल के जो डाइपोल्स हैं वो सीधे कभी इधर होते हैं, उससे अगर इतनी ज़्यादा हीट लॉस होगी डेफिनेटली हमारा इनपुट जो पावर देंगे यानी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। हमारा ट्रांसफार्मर एनर्जी के लॉसेस बहुत ज़्यादा करेगा, तो हमारा ट्रांसफार्मर से हमें क्या मिलेगा फिर, सिंपल सी बात है, ये जो ग्राफ का एरिया कम से कम होना चाहिए। तो ये ग्राफ का एरिया सबसे कम हमें देगा सॉफ्ट आयरन, इसलिए हम ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो सॉफ्ट आयरन की यूज़ करते हैं। आपको उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर हमें परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हमें याद होना चाहिए कि मटेरियल की कोर्सिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, कोर्सिविटी छोड़ो, रिटेंटिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, रिटेन बहुत होना चाहिए उसके अंदर। तो रिटेंटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, कोर्सिविटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो एक अच्छा परमानेंट मैग्नेट वो होता है ऐसे मटेरियल से बनता है जिसकी रिटेंटिविटी एज वेल एज कोर्सिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे स्टील, एनलिको ऐसे मटेरियल हैं जिनकी
रिटेंटिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है। और ट्रांसफार्मर बनाना है हमें फॉर मेकिंग ट्रांसफार्मर, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाना है, ट्रांसफार्मर बनाना है, तो उसके लिए हम सॉफ्ट आयरन का यूज़ करते हैं जिसकी रिटेंटिविटी कम से कम हो, उसमें मैग्नेटिक फील्ड रिटेन कम से कम रहे। तो सबसे बेस्ट है इसके लिए सॉफ्ट आयरन। ठीक है, सॉफ्ट आयरन का क्या काम होता है? सॉफ्ट आयरन का एरिया, जो हिस्टैरिसीस ग्राफ का जो एरिया होता है वो बहुत ही कम होता है, जबकि स्टील का ग्राफ का एरिया बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम आयरन को, सॉफ्ट आयरन को हम बोलते हैं सॉफ्ट, जिनका ऐसे मटेरियल जिनका एरिया कम होता है, हिस्टैरिसीस का एरिया कम होता है, तो वो होते हैं सॉफ्ट फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। और ऐसे मटेरियल जिनका हिस्टैरिसीस का एरिया बहुत ज़्यादा होता है तो आर कॉल्ड हार्ड फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और इससे जैसे भी क्वेश्चन आएंगे आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। तो अब आपसे मेरा क्वेश्चन है ये कि व्हाई वी यूज़ सॉफ्ट आयरन इन द केस ऑफ ट्रांसफार्मर। हम ट्रांसफार्मर के केस में, ट्रांसफार्मर के कोर में हम सॉफ्ट आयरन का यूज़ क्यों करते हैं? उम्मीद है इसका आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप अच्छे जवाब दे सकते हो।